वेलकम टू अरियंत बच्चों। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ जुड़ने वाले हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है पारिस्थितिकी, जीवीय समुदाय एवं समष्टि। देखिए बच्चों, आपने अभी तक जीवों के हमारे इकोलॉजी में पढ़ा है। आपने अभी तक कि हमारे जो चारों ओर जो वातावरण पाया जाता है, इकोलॉजी यानी कि इको प्लस लोगस, इको प्लस लोगस। इको यानी होता है चारों ओर और लोगस यानी होता है स्टडी। इको यानी कि हमारे चारों ओर जो भी वातावरण है, एनवायरनमेंट है, उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इकोलॉजी या इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहलाता है। चारों ओर जो है हमारे दो प्रकार के घटक मिलेंगे, या तो हमारे बायोटिक घटक मिलेगा जिसे हम जैविक घटक कहते हैं, या कौन से घटकों मिलेंगे? अजैविक घटक। अजैविक घटक जो होते हैं प्रकाश, तापमान, आर्द्रता वगैरह, ये अजैविक घटक है। और जो होते हैं जैविक घटक, जो सूक्ष्म जीवी वगैरह होते हैं, उत्पादक उपभोक्ता घटक, ये हमारे कौन से होते हैं? जैविक घटक होते हैं। बायोटिक प्रोडक्ट कारक होते हैं, फैक्टर। तो डिवाइडेड बाय टू पार्ट एंड तो अबायोटिक एंड बायोटिक, जैविक और अजैविक कारक। तो इन दो घटकों से मिलकर जैविक और अजैविक घटक आपस में मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या नाम देते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र की अगर हम बात करें तो सबसे पहला घटक जो आता है वह आपके आता है जैविक घटक। कौन सा घटक आता है? जैविक घटक। जैविक घटक में आपके जीव जंतु, पेड़ पौधों को एक साथ रखा जाता है, जैसे कि सभी पादप और जंतुओं को एक साथ मिलकर रहते हैं। और एक जैविक घटक एक दूसरे को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या होते हैं? प्रभावित करते हैं, यानी कि निर्भरता प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि सूक्ष्म जीव, पादप, जंतु, मानव आदि। तो जैविक घटक जो होते हैं एक दूसरे से निर्भरता पाई जाती है। जैसे पेड़ पौधों को मानव खाता है, मानव को फिर आगे एक कड़ी बन जाती है। तो इस तरीके से एक दूसरे पर निर्भरता होती है। हाँ बच्चों, हम बात करते हैं अब जीवीय समुदाय। एक पारितंत्र में प्राय अनेक जातियों की समष्टियां रहती है और ये समष्टियां साथ साथ एक रहकर एक दूसरे को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या करती है? प्रभावित करती है। जो समष्टियां साथ साथ रहकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे को प्रभावित भी करती है और समुदाय का निर्माण कर लेती है। अतः किसी स्थान विशिष्ट में रहने वाले एक से ज्यादा जीवों की समष्टियां, जब पर्टिकुलर किसी विशेष स्थान पर एक से ज्यादा जब जीवों की समष्टियां रहती है तो उनके समूहों को जीवीय समुदाय कहते हैं। जैसे कि किसी जंगल में नीम, पीपल, शाख, बरगद, झाड़ी, शाख आदि जातियों, जैसे कि हमने देखा किसी जंगल में नीम, पीपल, बरगद, झाड़ी, शाख आदि जातियों की समष्टियां मिलकर पादप समुदाय का निर्माण करती है। क्योंकि कई सारी समष्टियां हो गई पादप की और एक समुदाय का निर्माण कर लिया तो पादप समुदाय कहलाता है। और इसी प्रकार जंगल में उपस्थित विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव समुदाय का भी निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार कई समष्टियां आपस में मिलकर एक समुदाय का निर्माण करती है। आगे देखते हैं, जंगल में रहने वाली विभिन्न जातियां जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़िया, शेर आदि की समष्टियां मिलकर भी जंतु समुदाय का निर्माण करती है। तो ये कई सारी मिलकर भी कौन सा समुदाय बनाती है? जंतु समुदाय। इस प्रकार इन तीनों को मिलाकर जीवीय समुदाय कहा गया। तो इस प्रकार इन तीनों को मिलाकर क्या नाम दिया गया? जीवीय समुदाय कहा गया। नेक्स्ट टॉपिक है जीवीय समुदाय की लाक्षणिक विशेषताएं। जीवीय समुदाय की लाक्षणिक विशेषताएं क्या है ये देखते हैं। जाति विविधता में क्या बात करें कि प्रत्येक जीव समुदाय, पादप समुदाय, जंतु समुदाय, सूक्ष्म जीव समुदाय के बीच जीवों की जातियों की समष्टि से मिलकर बने होता है। अगर हम बात करें जाति विविधता में प्रत्येक जीवी समुदाय, पादप समुदाय, बात करें जंतु समुदाय, सूक्ष्म जीव समुदाय के जितने भी बात करें जीवों की जातियों की समष्टि से मिलकर बने होते हैं। और विभिन्न जातियों के जीवों की संख्या भी कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती है। वृद्धि रूप संरचना की बात करें तो वृद्धि रूप व संरचना के आधार पर पादप समुदाय में मांस, शाख, झाड़ी, वृक्ष आते हैं और इन स्तरों के अनुसार ही यह विशेष स्थान में रहते हैं। तो ये भी एक तरीके से इनकी वृद्धि रूप संरचना के आधार पर भी बात करते हैं। तीसरी विशेषता हुई इसकी पोषक स्तर की। पोषक स्तर यानी कि भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भरता दर्शाते हैं। जैसे क्या है? फसल को कौन खाएगा? टिड्डा को कौन खाएगा? मेंढक को कौन खाएगा? सांप को कौन खाएगा? बाज। तो इस तरीके से एक पर एक को पोषक तत्वों के ऊपर निर्भरता है, तो वह कौन सा कहलाते हैं? कोई स्वपोषी भोजन होता है, जो अपना भोजन स्वयं निर्भर करते हैं, उन्हें हम क्या नाम दे देते हैं? स्वपोषी। और जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? विषमपोषी, जो कई प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी प्रकार का होता है। नेक्स्ट होती है प्रभाविता, डोमिनेंस। समुदाय में उपस्थित प्रत्येक जाति समान रूप से महत्व नहीं होती है। कुछ जातियां समुदाय में अधिक प्रभावी होती है और कुछ क्या होती है? कम प्रभावी होती है। जो अधिक प्रभावी होती है वह दूसरी जातियों के नियंत्रण क्या करती है? नियंत्रण करती है। अर्थात इन्हें कौन सी जातियां कहते हैं? कीस्टोन प्रजाति भी कहते हैं। जो दूसरी जाति को, जो कम प्रभावित जाति को अधिक प्रभावी जाति कंट्रोल करती है, नियंत्रण करती है, वो कौन सी प्रजाति कहलाती है? कीस्टोन प्रजाति कहलाती है।
नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों अनुक्रमण। अनुक्रमण की अगर हम बात करें तो किसी भी समुदाय के संगठन संरचना के स्वरूप में पर्यावरण के अनुसार समय के साथ जो परिवर्तन होता है, पर्यावरण के अनुसार और समय के अनुसार जो परिवर्तन होता है किसी भी समुदाय के संगठन और संरचना के स्वरूप में जो होता है, पर्यावरण के अनुसार और समय के साथ परिवर्तन होता है और इसी प्रक्रम को आप क्या नाम दे देते हो? अनुक्रमण नाम देते हो। अनुक्रमण के कारण क्रमिक और दिशात्मक परिवर्तन होते हैं। आगे बात करें सह अस्तित्व, तो किसी भी समुदाय में भिन्न भिन्न जातियों के सह अस्तित्व पाई जाती है, जैसे पादप समुदाय, जंतु समुदाय की जातियां। आगे बात करें संक्रमित क्षेत्र, तो समुदाय में अनेक ऐसे पारितंत्र होते हैं जो दो या दो पारितंत्रों से आपस में मिलकर बने होते हैं, दो पारितंत्रों को जोड़ देते हैं और इस क्षेत्र में दोनों पारितंत्रों के जीव मिलते हैं और इस क्षेत्र को हम क्या नाम देते हैं? संक्रमित क्षेत्र या इकोटोन भी नाम देते हैं। तो वह क्षेत्र जीन इकोलॉजी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संकरण के फलस्वरूप नई पीढ़ी का निर्माण होता है, क्योंकि दो परितंत्र के निर्मित होते हैं लक्षण, तो नई पीढ़ी में वो स्थानांतरित हो जाते हैं, इसलिए जेनेटिक्स की दृष्टि से वो सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जीवी समुदाय के अस्तित्व के लक्षण से स्पष्ट है, जो जीवीय बायोटिक होता है, जैवीय समुदाय है, उससे स्पष्ट है कि समुदाय में कई सभी भिन्न भिन्न प्रकार की जातियां एक साथ पाई जाती है और आपस में विशिष्ट क्रियाएं करती है। जैसे हमने एक टॉपिक पढ़ा कीस्टोन प्रजातियां। कीस्टोन प्रजातियां क्या होती है? जो किसी समुदाय में प्रचुरता या जीवभार की अल्पता के बावजूद समुदाय में अभिलाक्षण गुणों पर प्रभावित होती है, कीस्टोन प्रजातियां कहलाती है। यानी कि वह प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुर मात्रा में हो या जीवभार की क्या हो, उसमें अल्पता हो, लेकिन अपने प्रभाव को, अभिलक्षणों को प्रकट करे, वो कौन सी प्रजातियां कहलाती है? कीस्टोन प्रजातियां कहलाती है। जैसे जंतु, पादप, सूक्ष्म जीव, ये पर्यावरण को बदलने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, यह अपने आप में परिवर्तन करके ये क्या करते हैं? परिवर्तन कर देते हैं। तो ये कौन सी प्रजातियां कहलाती है? कीस्टोन प्रजातियां कहलाती है। जैसे उदाहरण दे रखा है, चिहुआहुआन के रेगिस्तानों में पाए जाने वाले कंगारू चूहे हरे भरे चारागाहों को रेगिस्तान में बदल देते हैं, क्योंकि वह उनको क्या कर देते हैं? भक्षण कर लेते हैं पोषण के आधार पर। और इसी तरह से हरे भरे चारागाह में उसको अगर निष्कासन कर दो आप चूहे को, तो वो वापस किस में बदल जाएगा? चारागाह में बदल जाएगा। हम बात करते हैं समष्टि यानी कि पॉपुलेशन। किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में किसी दिए गए समय पर निवास एवं परस्पर प्रजनन करने वाली समान जाति के जीवधारियों के समूह को उस जीव की क्या कहते हैं? समष्टि कहते हैं। यानी कि किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र और दिए गए समय पर निवास एवं परस्पर प्रजनन करने वाली समान जाति के जीवधारियों के समूह को हमने क्या नाम दिया है? समष्टि। अर्थात एक ही समय में एक ही स्थान पर रहने वाले एक ही जाति के जीवों के समूह को जनसंख्या या समष्टि कहते हैं। अर्थात एक ही समय में एक ही जाति पर एक ही समय में एक ही स्थान पर रहने वाले एक ही जाति के जीवों के समूह को क्या नाम दिया? जनसंख्या या समष्टि। यह जीवीय समुदाय की इकाई कहलाती है। ये क्या कहलाती है? जीवीय समुदाय की इकाई कहलाती है। इस प्रकार एक प्रजाति के जीव पृथ्वी पर अलग अलग जगह पर समष्टि के रूप में पाए जाते हैं। किसी भी विशिष्ट क्षेत्र की समष्टि स्थिर नहीं होती है, यह भी घटती रहती है और बढ़ती रहती है। अतः किसी जीव की समष्टि को बताते हुए उसमें 3 सूचनाओं का होना आवश्यक है: जीव की संख्या, क्षेत्र तथा समय। तो ये तीनों सूचनाओं का होना अत्यंत आवश्यक है कि जीव की संख्या, क्षेत्र और समय तथा समय। जैसे कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ है। तो पारितंत्र में पर्यावरण परिस्थितियों होने वाले परिवर्तनों को एकल जीव या व्यवस्थित को करना ही पड़ता है। इन परिवर्तनों के कारण उत्पन्न वाले वांछित गुण समष्टि स्तर पर कार्य करते हैं। इस प्रकार जाति की व्यवस्थियां मिलकर समष्टि का निर्माण करते हैं, फिर भी समष्टि में ऐसे गुण होते हैं जो एकल जीव समष्टि में अनुपस्थित होते हैं। वही बात आती है बच्चों कि कुल समुदाय मिलकर एकल क्षेत्र में विशेष टाइम पीरियड में जितनी जातियां निवास करती है, वह पर्यावरण को, पारितंत्र को क्या करती है? प्रभावित करती है। और उन्हीं के समूह को क्या कहते हैं? समष्टि कहते हैं। समष्टि में क्या क्या गुण होने चाहिए? समष्टि का आकार व घनत्व देखा होना चाहिए, लिंग अनुपात भी बराबर होना चाहिए, परिक्षेपण होना चाहिए, इधर से जन्म दर, मृत्यु दर, कितने जन्मे कितने मृत्यु हुए, इनका भी आंकड़ा होना चाहिए, आयु कितनी, किस औसतन आवास कितनी निकली, वहन क्षमता कितनी है, अनुकूलन होने की क्षमता कितनी है, समष्टि में कितना वृद्धि हो रही है और पर्यावरणीय प्रतिरोध कितने आ रहे हैं, ये सारे गुण किसमें होते हैं? यह समष्टि में गुण देखे जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, पहला समष्टि आकार व घनत्व। किसी भी निश्चित क्षेत्र की समष्टि में जीवों की संख्या कभी भी स्थिर नहीं रहती, या तो बढ़ती रहती है या घटती रहती है, तो समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। अतः किसी स्थान पर, इकाई क्षेत्र में निश्चित समय पर उपस्थित एक ही जाति की कुल सदस्यों की संख्या को क्या नाम दे देते हैं? समष्टि घनत्व। यानी कि पर्टिकुलर किसी इकाई क्षेत्र में और निश्चित समय में उपस्थित एक ही जाति की कुल जितने भी सदस्य होते हैं, उसे हम क्या नाम दे देते हैं? समष्टि घनत्व। समष्टि घनत्व को प्रदर्शित करते हैं D = N/S। D यानी समष्टि घनत्व है,
n जीवों की कुल संख्या है, s क्या है, इसका क्षेत्र है। इसको दो भागों में बांटा गया। पहला है अवशोषित घनत्व। अवशोषित घनत्व की अगर हम बात करें तो अवशोषित घनत्व का सिंपल सा अर्थ है कि अवशोषित घनत्व वह है कि प्रति इकाई का होता है। यह घनत्व कुल क्षेत्र की प्रति इकाई का निकलता है। को पूरा जो क्षेत्र है उसकी एक एक इकाई का, पूरी इकाई का क्या निकालते हैं, घनत्व निकालते हैं। और दूसरा होता है पारिस्थितिकी घनत्व। इसमें केवल उस प्रति इकाई में किस स्थान पर वो आवास कर रहे हैं उसका घनत्व निकाला जाता है। जहां जनसंख्या वृद्धि है, जहां जनसंख्या रह रही है, निवास कर रही है, उसका घनत्व जो निकाला जाता है वो कहलाता है पारिस्थितिकी घनत्व, यानी किसी आवासीय स्थान के प्रति इकाई में होता है। तो अवशोषित घनत्व पूरी इकाई का और पारिस्थितिकी घनत्व पर्टिकुलर उसका। आगे बात करते हैं बच्चों जन्म दर। एकांकी जीवन के संदर्भ में जन्म का प्रयोग किया जाता है, परंतु समष्टि के लिए जन्म दर का प्रयोग किया जाता है। एकांकी जीवन के संदर्भ में जन्म का प्रयोग किया जाता है, परंतु पूरी जो समष्टि है उसके लिए किसका यूज किया जाता है, जन्म दर का। अर्थात किसी समष्टि में नए जीवों के उत्पन्न होने की दर को ही हम क्या नाम दे देते हैं, जन्म दर। यानी कि नए जीवों के निर्मित होने की, उत्पन्न होने की दर क्या कहलाती है, जन्म दर। और जन्म दर की समष्टि के सदस्यों की संख्या को वृद्धि के स्वरूप प्रकट किया जाता है, क्योंकि जन्म दर होगी, बढ़ेगी तो वृद्धि ही डेफिनेट होगी। तो समष्टि में नए सदस्य कोशिका विभाजन द्वारा, बीज अंकुरण द्वारा, हैचिंग की प्रक्रिया द्वारा या जन्म द्वारा क्या हो सकते हैं, उत्पन्न हो सकते हैं। तो नए सदस्यों के जन्म होने, उत्पन्न होने की दर को ही हम क्या नाम देते हैं बच्चों, जन्म दर कहते हैं। हाँ बच्चों, अब बात करें जन्म दर कितने प्रकार की, दो। अधिकतम जन्म दर, यानी कि अधिकतम अगर बात करें तो आदर्श अवस्था में, अवस्था कौन सी रखी है, बिल्कुल आदर्श अवस्था है। प्रजनन के विपरीत प्रभाव डालने वाले, प्रजनन पर विपरीत प्रभाव डालने वाले पारिस्थितिकी कारक व शारीरिक कारकों की अनुपस्थिति में, पारिस्थितिकी कारक और शारीरिक कारकों की अनुपस्थिति में नए सदस्यों का अधिकतम उत्पादन, यानी कि पारिस्थितिकी कारक और शारीरिक कारकों की अनुपस्थिति में जो नए सदस्यों का अधिकतम उत्पादन है, और वो क्या कहलाती है, अधिकतम जन्म दर कहलाती है। तो किसी भी समष्टि के लिए इसका मान सदैव कैसा रहता है, स्थिर रहता है। दूसरी होती है पारिस्थितिकी जन्म दर, जो पर्टिकुलर किसी आवासीय स्थान पर निकाली जाती है, जो वास्तविक जन्म दर कहलाती है, क्योंकि वास्तविक जन्म दर है वो पारिस्थितिकी के आधार पर ही होती है। अर्थात वह जन्म दर है जो वास्तविक रूप से पर्यावरणीय दशाओं कारकों में उपस्थित होती है, जो इकोसिस्टम पर निर्भर करती है। वह जन्म दर क्या कहलाती है, वास्तविक जन्म दर कहलाती है। और इसका जो जन्म दर है अधिकतम जन्म दर से क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि अधिकतम किसका होता है, इसका जो होता है अधिकतम जन्म दर का होता है रेशो, लेकिन उससे थोड़ा सा कम इसका होता है। इसे निम्न सूत्र से किया जाता है, B बराबर ये वास्तविक जन्म दर है डेल्टा NN अपॉन N डॉट डेल्टा T, यानी कि N को प्रारंभिक जीवों की संख्या, N समष्टि में और T समय में। अर्थात तो वास्तविक शुद्ध जन्म दर या विशिष्ट जन्म दर इस समष्टि की उर्वरता भी दर भी कहते हैं, यानी कि वह उर्वरता को भी क्या कहते हैं, इसकी उर्वरता दर भी कहते हैं। कौन सी दर को, पारिस्थितिकी जन्म दर को। नेक्स्ट आती है मृत्यु दर। जो नए जन्म है वो कौन सी कहलाए, जन्म दर। जो वहां से कमी हुई, जो कम हुई, कितने प्रति इकाई समय में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या कहलाती है, मृत्यु दर। जो नष्ट होते हैं वो मृत्यु दर कहलाती है। और मृत्यु दर हमेशा 1000 व्यक्तियों पर, 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले व्यक्तियों की निकलती है, और 1 वर्ष की औसत संख्या होती है। ये मृत्यु दर हमेशा 1000 व्यक्तियों पर निकलती है और 1 वर्ष की औसत संख्या के रूप में प्राप्त होती है। तो जितनी कमी होती है, जैसे ये भी 2 प्रकार की होगी, न्यूनतम मृत्यु दर, इसे विशिष्ट मृत्यु दर भी कहते हैं, क्योंकि ये आदर्श अवस्थाओं में कार्यकी के कारण होने वाले मृत जीवों की संख्या होती है। तो जो नॉर्मल व्यवस्था है उसी में ही व्यक्ति की, वो जीवों की क्या होती है, कमी होती है, मृत्यु होती है, इसलिए इसको ये बहुत कम देखने को मिलती है, इसलिए इसके न्यूनतम मृत्यु दर कहते हैं। नेक्स्ट है वास्तविक मृत्यु दर। वही है एकांक क्षेत्रफल में जैसे जन्म दर देखी, तो जो पर्यावरणीय दशाओं की व्यवस्था की संख्या में वास्तविक हानि या पारिस्थितिकी या वास्तविक मृत्यु दर कहलाती है। जो पर्यावरणीय कारकों के कारण कमी आती है, जो पर्यावरणीय कारकों के कारण नष्ट होती है, अनुकूलन नहीं होने के कारण नष्ट होती है, वो कौन सी कहलाती है, वास्तविक मृत्यु दर कहलाती है। और किसी भी समष्टि में इकाई समय में जन्म दर और मृत्यु दर के अनुपात को क्या कहते हैं, ज्यों सूचकांक कहते हैं। तो ज्यों सूचकांक का मतलब क्या है, जितने कितने जन्म दर हुई, कितनी मृत्यु दर है, इन दोनों का जब अनुपात निकाल लिया जाता है तो वह क्या कहलाता है, ज्यों सूचकांक कहलाता है। अगर 100 से अधिक है तो आबादी में क्या हो रही है, वृद्धि। 100 से कम आता है इसका तो आबादी में क्या हो रही है, कमी। और बिल्कुल ही 0 आता है तो आबादी क्या है, स्थिर बनी हुई होती है। तो इस तरीके से ये इसके लिए निकालते हैं ज्यों सूचकांक। मृत्यु दर को उत्तरजीविता वृक्क के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। उत्तरजीविता वृक्क होता है जिसके द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है इसको मृत्यु
उत्तरजीविता को। जैसे अवतल वर्ग होता है, अगर अवतल रूप में बढ़ रहा है, अवतल है बढ़ता, इस प्रकार के वृक्क में अधिकांश जीवों की मृत्यु बाल अवस्था में ही हो जाती है। जो शिशु अवस्था में, बाल्य अवस्था में, उसी में मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा कौन सा कहलाता है? अवतल वृक्क। और जो उत्तल होता है, जो हाई कॉन्वेक्स होता है, वह उसमें क्या होता है, इसमें प्रदर्शित करने वाले प्रौढ़ावस्था में मृत्यु दर अधिक होती है। जो एजेड अवस्था है उसमें मृत्यु दर अधिक हो तो वह उत्तल वर्ग बनाता है, और अगर शिशु अवस्था में, बाल्यावस्था में मृत्यु दर अधिक हो तो वह अवतल वर्ग का निर्माण करता है। और दोनों का निकाले, यानी कि उन जीवों को प्रदर्शित करता है जो मृत्यु दर शिशु अवस्था में अधिक, परंतु मृत्यु अवस्था, प्रौढ़ अवस्था में क्या हो जाती है, स्थिर बन जाती है। तो उसके कौन सा निकलता है? वह निकलता है विकर्ण वक्र निकलता है। तो 3 प्रकार के वक्र होते हैं, अवतल, उत्तल और विकर्ण। अगर बचपन में हो जाए, बाल्यावस्था में, तो वह अवतल, प्रौढ़ अवस्था में हो तो उत्तल, और अगर शिशु अवस्था में हो जाए लेकिन प्रौढ़ में अवस्था में स्थिर बनी रहे तो विकर्ण कहलाता है। अब लिंग अनुपात क्या होता है, सेक्स रेशो क्या होता है? इकाई वही है, रेशो, जनसंख्या वही है, इकाई क्षेत्रफल में वही है, पारिस्थितिक आवास वही है, उसमें कितने मेल है कितने फीमेल है, इसके आधार पर लिंग का निर्धारण किया जाता है। तो 1000 पे वही है, निकलती कितनी पर है? 1000 पे। नरों की और मादाओं की संख्या को हम क्या नाम दे देते हैं? लिंग अनुपात दे देते हैं। जैसे भारत में लिंग अनुपात कितना रहा है 2011 पे? 1000 पर 940 महिलाएं, यानी कि 1000 पुरुष थे तो 940 क्या थी? महिलाएं थी। आगे बात करते हैं इनकी एज स्ट्रक्चर क्या होती है, आयु संरचना क्या होती है इनकी। तो किसी भी निश्चित समय पर समष्टि में भिन्न आयु के जीव उपस्थित होते हैं, अतः समष्टि में भिन्न आयु के वर्गों के जीवों की अपेक्षित बहुलता ही उस समष्टि की आयु संरचना कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम समझे तो आयु संरचना किसी समष्टि में उपस्थित व्यष्टियों के आयु वर्गों को प्रदर्शित करती है कि ये आयु वर्ग कितना है, ये आयु वर्ग कितना है, ये आयु वर्ग कितना है। ये अलग अलग जो समुदाय में वायु का वर्ग निकलता है, रेशो जो निकलता है, वह क्या कहलाती है? इसकी आयु संरचना कहलाती है। तो किसी भी जन्म दर व मृत्यु दर दोनों से प्रभावित होती है, क्योंकि आयु वर्ग, जो मृत्यु दर होगी वो हर आयु वर्ग के व्यक्तियों में होगी, जो जन्म दर होगी वो भी हर आयु के व्यक्तियों में होगी। तो बोर्डन और हेमल ने, जो वैज्ञानिक थे, समष्टियों में उपस्थित जीवों को 3 आयु वर्ग में बांटा। जनन से पूर्व आयु वर्ग, जनन योग्य आयु वर्ग, और तीसरा था आपके जनन पश्चात आयु वर्ग। जो बिल्कुल, एक तो था जनन से पूर्व, एक जनन करने वाला, और एक जनन के बाद वाले आयु वर्ग में क्या किया गया? इसको डिवाइडेड किया गया। तो इस वितरण के आधार पर इसे भी 3 समष्टियों में बांटा, 3 प्रकार की में बांटा गया है। पहली है तीव्र वृद्धि समष्टि। इस समष्टि में जन्म दर क्या होती है? समष्टि में जन्म दर बहुत तेज होती है, लेकिन मृत्यु दर क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिससे युवाओं की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ऐसी कौन सी कहलाती है? तीव्र वृद्धि समष्टि। स्थिर समष्टि में क्या होता है? इसमें जन्म दर और मृत्यु दर लगभग क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है, रुक जाती है। और तीसरी होती है घटती हुई समष्टि। इसमें जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो वो कौन सी कहलाती है? घटती हुई समष्टि। अब देखते हैं हम एज पिरामिड, आयु के पिरामिड कौन कौन से होते हैं। तो आयु के आधार पर पिरामिड बनाए गए। तो आयु के आधार पर कई पिरामिड हो सकते हैं। जैसे पहला पिरामिड बताया हमें त्रिभुजाकार पिरामिड। यह पिरामिड वयस्क आयु के वर्ग के अधिक प्रदर्शित करता है, अतः इस प्रकार की समष्टि में जन्म दर अधिक होती है, क्योंकि यह जो है पिरामिड, यह बढ़ती हुई जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। जैसे प्रजनन से पूर्व, प्रजनन के समय और प्रजनन के बाद। तो यह पिरामिड किसको प्रदर्शित करता है? वयस्क आयु को, यानी कि इसमें जन्म दर क्या होती है? अधिक होती है। और यदि दूसरा पिरामिड आ जाए जो ये घंटीनुमा बन रहा है, इस घंटीनुमा पिरामिड में क्या होता है कि इस प्रकार में जन्म से पूर्व आयु वर्ग की संख्या प्रजनन योग्य वर्ग की संख्या लगभग समान होती है, यानी कि पहले वाली और प्रजनन करने वाली दोनों की इक्वल समान होती है। यानी कि ऐसा कौन सी पिरामिड बनेगा फिर? घंटीनुमा। जैसे कि इन दोनों में यह समान है। इसमें तो क्या होता है? इसमें तो जो वयस्क है, यानी कि इसकी वृद्धि ज्यादा होती है, इसमें इन दोनों की वृद्धि समान होती है। और तीसरा है घटती समष्टि, इसमें इसकी वृद्धि दर ज्यादा होती है। तो इसमें कलशाकार जो पिरामिड बनता है उसमें आयु वर्ग के व्यक्तियों सदस्यों की, यानी कि गिरावट आती है, कमी आती है, यानी कि प्रजनन के बाद की व्यक्तियों की क्या होती है? संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो इस तरीके से कौन सा पिरामिड बनता है? कलशाकार पिरामिड। तो पहले 3 प्रकार के पिरामिड, एक विस्तृत त्रिभुजाकार, इसमें किसकी वृद्धि होगी? प्रजनन के समय की वृद्धि, वयस्क अवस्था बढ़ेगी। घंटीनुमा, इसमें इन दोनों की इक्वल हो जाती है,
पहले की और प्रजनन के समय की। और तीसरा है आपके घटती समष्टि, यानी कि यह है घुंडीनुमा, इसमें जो है प्रजनन के बाद की वृद्धि देखी जाती है। तो इस तरीके से 3 प्रकार के पिरामिड बनते हैं, आयु के पिरामिड। नेक्स्ट बात करते हैं समष्टि की में वृद्धि, समूह में जो है समुदाय है उसमें वृद्धि कैसे दिखी जाती है। तो किसी भी समष्टि का आकार तो बिल्कुल निश्चित होता नहीं है, या तो बढ़ता है या घटता है, और यह किस पर निर्भर करता है, पर्यावरणीय कारकों पे। क्योंकि पर्यावरणीय कारकों के अगर वो व्यक्ति, वो जीव, वो प्रभाव अनुकूल नहीं होगा तो वो आकार घट जाएगा, और अनुकूलन हो जाएगा तो वो आकार बढ़ जाएगा। तो अतः समष्टि एक गतिक इकाई है जो बढ़ती रहती है और घटती रहती है। आकार में परिवर्तन लाते हैं, जैसे भोजन की उपलब्धता, दबाव, मौसमी परिवर्तन। किसी भी निश्चित क्षेत्र में किसी भी समष्टि का घनत्व मुख्य 4 कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी? एक तो जन्म दर, क्या है उसकी, कितनी निश्चित अवधि में कितनी जन्म हुए। दूसरी मृत्यु दर, कि कितने उस समष्टि में कितने व्यक्ति मरे। तीसरा है आप्रवासन, यानी कि वे प्रजाति जो दिए गए समय में अन्य स्थान पर चले गए, क्योंकि वहां से जनसंख्या तो गई ना, कहीं अन्य स्थान पे गए, और उत्प्रवासन, और जगह से वहां कितने आए। तो ये 4 कारक होते हैं, जन्म दर, मृत्यु दर, आप्रवासन, गए कितने, उत्प्रवासन, आय कारक। ये सारे चारों कारक आपके किसको प्रदर्शित करते हैं, समुदाय की वृद्धि को प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए ये 4 कारक हो गए कि प्रवास समष्टि की वृद्धि को, जबकि मृत्यु दर उत्प्रवासन आकार में कमी को दर्शाती है। डेफिनेटली कोई आएगा तो वह तो वृद्धि करेगा, और जो जाएगा वह क्या करेगा, कमी करेगा। तो देखना समष्टि घनत्व में प्रवासन, आप्रवासन कितने आए, पॉजिटिव, मृत्यु दर नेगेटिव, जन्म दर पॉजिटिव, उत्प्रवासन नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव है यह वृद्धि करता है, जो नेगेटिव है वो क्या करता है, इसमें कमी लाता है। और इसके लिए एक सूत्र डिनोट किया गया, एक समीकरण बना दी गई थी इसकी समष्टि घनत्व की, n बराबर t+1 nt b+1 - d+e। ये पॉजिटिव आने वाले और ये जाने वाले जो होते हैं उत्प्रवासन वाले, इनका अंतर ही आपके पूरा क्या कहलाता है, समष्टि घनत्व कहलाता है। तो और वृद्धि दर को एक सूत्र से डिनोट कर दिया गया, इसका जो डेल्टा n निकाला गया, ये डेल्टा टी, यानी कि इकाई समय में जितनी संख्या में परिवर्तन हुआ वही क्या कहलाता है, आपके वृद्धि दर कहलाता है। नेक्स्ट आता है जनसंख्या वृद्धि दर क्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो एक समय अवधि के दौरान जनसंख्या के आकार में वृद्धि क्या कहलाती है, जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। एक पर्टिकुलर समय है उसमें जैसे जनसंख्या वृद्धि हो रही है, संख्या में बड़ी वृद्धि हो रही है, 10 से 20 40 100 संख्या में वृद्धि हो रही है, तो वो वृद्धि दर कौन सी कहलाती है, जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है। यह किस किस पर निर्भर करती है, यानी कि किस किस की आधार पर हो सकती है। जनसंख्या में वृद्धि उस स्थान की जलवायु के आधार पर भी हो सकती है, भूमि की प्रकृति के आधार पर भी हो सकती है, आर्थिक एवं सामाजिक स्थितियों पर भी निर्भर कर सकती है। अर्थात किसी एक निश्चित समय में जनसंख्या में होने वाली वृद्धि पर्टिकुलर एक एकांक समय में, क्योंकि ये रेशो निकलता है, तो जब भी ये निकलता है एकांक समय में, एक निश्चित समय में या निश्चित क्षेत्र पर यह निकलता है, तो किसी भी निश्चित समय में जनसंख्या में होने वाली वृद्धि को हम क्या नाम दे देते हैं, जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है। और जनसंख्या वृद्धि दर का सूत्र होता है 1/n p/2 P1/P2 - 1 × 100। P1 क्या है, प्रारंभिक जनसंख्या है, P2 क्या है, अंतिम जनसंख्या है, और n क्या है, इन दोनों जनसंख्या के बीच का जितना भी समय लगा वो है। तो इनका डिनोट रख के आप किसी भी जनसंख्या की प्रति वर्ष में कितनी वृद्धि हुई है वह निकाल सकते हो, यह उसका सूत्र होता है। अब किस किस रूप में होती है जनसंख्या की वृद्धि, तो अगर हम बात करें तो लाक्षणिक प्रतिरूप के साथ बढ़ती रहती है। इन लाक्षणिक प्रतिरूपों को वृद्धि वृक्क होता है, एक सिग्मोइड वृक्क प्राप्त होता है, इस तरीके से प्राप्त होता है, इस तरीके से। तो ये एस वक्र या सिग्मोइड वक्र कहलाता है। यहां बना रखा होगा, एक सेकंड, ये रहा, ये वक्र कौन सा होता है, सिग्मोइड वक्र होता है, जो समष्टि के वृद्धि को प्रदर्शित करता है। इसमें पहले प्रारंभिक अवस्था होती है, भी बीच में त्वरण अवस्था आती है, और लास्ट में क्या हो जाती है, साम्य अवस्था में स्थिरता आ जाती है। इसलिए इस आकार को हम इसमें बांधते हैं। तो समझते हैं कि ये वक्र जो है एस या सिग्मोइड वक्र क्या होता है, कि किसी भी जाति के पास जब असीमित संसाधन नहीं होते, असीमित संसाधन नहीं होते, यानी कि संसाधन कैसे होते हैं, सीमित होते हैं, तो उसमें चर घातांक की वृद्धि नहीं होती, वह चर घातांकों के रूप में वृद्धि नहीं करता है सीमित संसाधनों के कारण। तो उसमें वृद्धि कैसे होती है, तो इस कारण सीमित संसाधनों में जीवों में प्रतिस्पर्धा बन जाती है, क्योंकि संसाधन तो क्या है, सीमित है, अब उसका उपयोग जो करना है वह जीवों को करना है, तो उसमें प्रतिस्पर्धा बन जाती है। ऐसी समष्टि पहले धीमी गति से, फिर शीघ्र से, फिर तीव्र गति से के बाद क्या हो जाती है, अंत में जो है प्रतिस्पर्धा सीमित संसाधनों के लिए स्थिर वृद्धि देखने को मिलती है। पहले तीव्र होती है, ये डायग्राम देखिए, यहीं बना दिया हमने, पहले तीव्र होती है,
है ना। तो सबसे पहले इस कारण संसाधन की तीव्र स्पर्धा बताते हैं। ऐसी समष्टि में प्रारंभ में धीमी होती है, शीघ्र ही तीव्र गति से पहले धीमी बढ़ेगी, फिर तीव्र गति से बढ़ जाएगी, और फिर तीव्र गति से बढ़ने के बाद ये देखो पहले धीमी बढ़ी, फिर तीव्र गति से बढ़ गई, और फिर स्थिरता लेके आ जाएगी। तो इस तरीके से आपके एस आकार का वक्र या सिग्मोइड वक्र प्राप्त होता है, और इस कारण ऐसी समष्टि में एस आकार के वक्र प्राप्त होते हैं। और ऐसी वृद्धि को संभार तंत्र समष्टि वृद्धि भी कहते हैं, लॉजिस्टिक ग्रोथ भी कहा जाता है। यह 3 प्रकार का है। पहला लेक अवस्था, फिर लॉग अवस्था, मध्य अवस्था, और तीसरी होती है आपके अंतिम प्रावस्था कहलाती है, क्योंकि इसकी 3 अवस्थाएं बनती है। ये देखो, पहली अवस्था, दूसरी अवस्था और तीसरी अवस्था। तो इन्हीं 3 अवस्थाओं के बारे में हम लोग बात करते हैं। बच्चों बातें करते हैं आगे। समष्टि वृद्धि रूप की विभिन्न प्रवस्थाएं निम्न प्रकार समझी जा सकती है। जैसे पहले बात करें प्रारंभिक या लेग अवस्था। इस समय क्या होता है, जीवन अपने आप को, जो जीव है अपने आप को क्या करता है, वातावरण के अनुसार समायोजित करने में लगा रहता है। अतः इस अवस्था में बहुत कम वृद्धि देखने को मिलती है। दूसरी होती है मध्य प्रावस्था या त्वरण प्रावस्था। इसमें भोजन की बहुतायत हो जाती है, अनुकूल परिस्थितियां हो जाती है। तो समष्टि में कैसी वृद्धि देखने को मिलती है, तीव्र वृद्धि देखने को मिलती है, और इस कारण इसे चरघातांकी अवस्था भी कहते हैं। नेक्स्ट है अंतिम प्रावस्था या स्थिर प्रावस्था। इस अवस्था में पर्यावरणीय प्रतिरोधों के बढ़ने, भोजन की कमी के कारण समष्टि की वृद्धि पुनः धीमी हो जाती है। पहले धीमी, फिर एक बड़ी, और फिर क्या हो गई, धीमी हो गई। और वह इसमें जन्म दर और मृत्यु दर लगभग कैसी हो जाती है, दोनों एक समान हो जाती है। इसलिए स्थिरता आ जाती है, धीमी हो जाती है, यानी कि इसलिए वृद्धि दर कैसी हो जाती है, शून्य हो जाती है, यानी कि साम्य की अवस्था में आ जाती है। वृद्धि दर शून्य हो जाती है, इसलिए कैसी अवस्था आ जाती है, साम्य की अवस्था आ जाती है। तो इस तरीके से वृद्धि दर प्रदर्शित होती है। तो इस तरीके से आपके इस डायग्राम में देख सकते हो समष्टि घनत्व आकार, और इसमें ये पहले तेजी से धीमी गति हुई, फिर तेजी आ गई, फिर स्थिरता आ गई। तो इस तरीके से आपको इसका वक्र सिग्मोइड वक्र प्राप्त होता है। एक होता है जे वक्र, या इसको हम बोलते हैं ज्यामितीय वक्र। यह जब किसी समष्टि के लिए असीमित संसाधन हो और पर्यावरण प्रतिरोध ना हो तो समष्टि में निरंतर तीव्रता से वृद्धि होती है। कोई प्रतिरोध ही नहीं है, सीमित असीमित संसाधन है, कोई प्रतिरोध नहीं है, तो उसमें वृद्धि दर कैसे होती है, एकदम से होती है, और एक लास्ट आते आते क्या हो जाती है, रुक जाती है, और अचानक पर्यावरण गति का अत्यधिक प्रभावशाली हो जाते हैं। यानी कोई गतिरोध आ जाता है, प्रतिरोध पर्यावरणीय कारक, जिससे वो स्थिरता लेके आ जाती है। तो ऐसा वक्र कौन सा कहलाता है, ज्यामिति या जे वक्र कहलाता है। जैसे देखिए, एक साथ प्रारंभ में वृद्धि हुई और वहन क्षमता आ गई, यहाँ पर ये कौन सी प्रारंभिक अवस्था, फिर चरघातांकी अवस्था, और लास्ट में यह रुक गई। तो ऐसी अवस्था आपके कौन सा वक्र कौन सा कहलाता है, जे वक्र कहलाता है। इसके भी 3 फेज हो गए। यह प्रावस्था सूक्ष्मजीवों पर्यावरण के साथ समायोजन के लिए होती है। वही पहला प्रारंभिक वेग पहले जुड़ता है ना, पर यह प्रारंभिक अवस्था कहलाती है। दूसरी चरघातांकी या लघु गुणिकी अवस्था होती है। इस अवस्था में तीव्र गति से वृद्धि करते हैं, जैसे 2 का 4, 4 का 8, 8 से 16, 16 के 32, डबल वृद्धि होती है। और इसका कारण है असीमित संसाधनों का होना और विपरीत पर्यावरणीय परिस्थितियों का अभाव होना। उन्हीं के अनुकूलन हो जाते हैं वो, तो पर्यावरणीय परिस्थिति भी उनके अनुकूल होती है। असीमित संसाधन खूब है, तो वह वृद्धि की दर भी क्या होती है, बहुत तेज होती है, और लास्ट में आकर अचानक क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। यह सामूहिक उपावस या मृत्यु दर उत्पन्न करती है। जब लास्ट में वृद्धि दर रुक जाती है तो वह मृत्यु दर उत्पन्न करती है। तो इसका जो रेशो निकाला जाता है वह डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी बराबर आर एन से निकाला जाता है, जहां है आर प्रकृति वृद्धि की नैसर्गिकता दर है, टी समय है, एन समष्टि का आकार है, और उसमें परिवर्तन की दर डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी होती है। तो यह जो समीकरण है इसे कलन या कैलकुलस के मौलिक सिद्धांत के लगाने पर निम्न प्रकार से दिया गया, उसे कन्वर्ट किया गया इस समीकरण को, और उसे लिख दिया गया एन टी बराबर एन जीरो ई की पावर आर टी। एन टी समय बाद समष्टि घनत्व है, यह शून्य पर समष्टि घनत्व है, और यह प्राकृतिक वृद्धि जो पहली हुई नैसर्गिक वृद्धि दर है उस पर है, और यह लघु गणकों का आधार है कि ये जो इसका मान फिक्स होता है 2.71825। तो ये आंकड़े निकाले जाते हैं, और इससे आप चरघातांकी वृद्धि दर को ज्ञात कर सकते हैं। आगे ज्ञात करते हैं परिक्षेपण। परिक्षेपण क्या होता है, डिस्प्रेशन क्या होता है। परिक्षेपण की अगर हम बात करें तो किसी भी समष्टि में उपस्थित समस्त सदस्यों को एक दूसरे के साथ
स्थान संबंध पद्धतियां जो होती है वह परिक्षेपण कहलाती है। यानी कि परिक्षेपण की बात करें तो किसी भी समष्टि में उपस्थित सदस्यों का एक दूसरे के साथ स्थान संबंधी पर्टिकुलर एक स्थान संबंधी जो पद्धति होती है वही क्या कहलाती है, आपके परिक्षेपण कहलाती है। यह 3 प्रकार की होती है स्थान संबंधी परिक्षेपण। पहला है समान या नियमित परीक्षण। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के परिक्षेपण में समष्टि के सदस्य एक दूसरे के समान दूरी पर फैल जाते हैं, आराम से व्यतीत हो जाते हैं, फैल जाते हैं। ये कौन सी कहलाती है, समान या नियमित परिक्षेपण कहलाती है। दूसरी असमान, इस प्रकार की समष्टि में जीवों का वितरण एक दूसरे से संबंधित नहीं होता है, यानी कि कोई यादृच्छिक रूप से बिखरे हुए रहते हैं, कोई समान नहीं होता, कोई व्यवस्थित नहीं होते, यादृच्छिक रूप से होते हैं, तो वह कौन सी कहलाती है, अनियमित परिक्षेपण कहलाती है। जैसे ये पहला हो गया समान हो गया, ये यादृच्छिक हो गया, और तीसरा हो गया गुच्छक जो होता है गुच्छीय परिक्षेपण। यह क्या होता है कि सामान्य रूप से तो पाया जाने वाला परीक्षण है, यह समझ से छोटे छोटे पुंज में बना लेता है। जैसे यहाँ गुच्छा बना लिया, यहाँ गुच्छा बना लेंगे, तो यह पुंज में होता है। तो इस प्रकार की समष्टि कौन सी कहलाता है, परिक्षेपण, यह गुच्छीय परिक्षेपण। तो 3 प्रकार का, कौन सा, समान, असमान और गुच्छीय परिक्षेपण कहलाता है। नेक्स्ट आती है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कैरिंग कैपेसिटी कितनी होती है, वहन क्षमता कितनी होती है। तो किसी भी प्रजातीय जीवों की अधिकतम संख्या जिससे कोई पर्यावरण या आवास पोषण प्रदान कर सकता है, इसके 50 समष्टि में कोई वृद्धि संभव नहीं हो, वहन क्षमता कहलाती है। यानी कि उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जिसके बाद कोई वृद्धि प्रदर्शित नहीं होती है और उसमें वह आवास और पोषण भी आसानी से प्रदान कर सकता है जीवों को, तो वह क्षमता क्या कहलाती है, वहन क्षमता कहलाती है। कि कोई समष्टि में आवास वहन क्षमता पर पहुंच जाती है तो समष्टि की वृद्धि दर जब मैक्सिमम पहुंच गई तो डेफिनेट है उसकी वृद्धि दर कितनी होगी, रुक जाएगी, क्योंकि वो मैक्सिमम दर पर जहां पहुंची है। तो समष्टि कैसी हो जाती है, स्थिर हो जाती है। नेक्स्ट है पर्यावरणीय प्रतिरोध। पर्यावरणीय अवरोध जितने भी होते हैं, वो रेजिस्टेंस जितने भी होते हैं, तो उपस्थित समष्टि को अनेक पर्यावरणीय कारक जैसे भोजन, ताप, प्राकृतिक आपदाएं जितनी भी है आगे वृद्धि नहीं करने देते हैं, क्योंकि ये जीवों को क्या करते हैं, वृद्धि दर को रोक देते हैं, क्योंकि यह पर्यावरणीय कारक आता है। अर्थात जनन शक्ति केवल आदर्श परिस्थितियों में ही उच्चतम प्राप्त होती है। उनकी प्रजनन करने की क्षमता के लिए एक आदर्श परिस्थिति होना चाहिए वातावरण में, तभी नई जाति का विकास होता है और जनसंख्या का वृद्धि होती है। अर्थात क्योंकि इनकी समष्टि नियमित बनी रहती है, यह भी जरूरी है प्रतिरोध होना। अगर प्रतिरोध नहीं होगा तो पारितंत्र बिगड़ जाएगा और पारितंत्र संतुलित अवस्था में नहीं रहेगा, इसलिए पर्यावरणीय प्रतिरोध आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट आते हैं समष्टियों के अंतर्गत पारस्परिक क्रियाएं कौन कौन सी होती है। पृथ्वी पर बात करें, पृथ्वी पर किसी क्षेत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी जहां कोई जीव अकेला जीवन यापन करता हो। ऐसा कहीं भी नहीं है कि अकेला जीव रहता हो, पूरी पृथ्वी पर कई सदस्य रहते हैं। आज हम भी देख लो पेड़ पौधों पर निर्भर है, अगर हम ऑक्सीजन छोड़ते ग्रहण करते हैं तो वो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। आज हम CO2 छोड़ते हैं तो उसे पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। तो एक संतुलन बना हुआ है। पर्टिकुलर कोई भी पृथ्वी पर एक व्यक्ति या कोई भी एक पादप या कोई भी एक जीव जाति निवास नहीं कर सकती। हम एक दूसरे पर क्या होते हैं, निर्भरता प्रदर्शित करते हैं अकार्बनिक अवशोषण के लिए। किसी भी तरीके से हर एक जीव दूसरे जीव पर निर्भरता प्रदर्शित करता है, तो उनके मध्य क्या होता है, एक समुदाय से दूसरे समुदाय के मध्य पारस्परिक क्रियाएं होती है। अर्थात एक ही पर्यावरण में रहने वाली विभिन्न समष्टियों का समूह जो आपस में पारस्परिक क्रियाएं करता है। अंतः क्रिया जीव समुदाय के विभिन्न समष्टियों के बीच परस्पर आदान प्रदान, चाहे भोजन के लिए हो, जनन के लिए हो, किसी भी कारण के लिए हो, तो उनमें क्या उत्पन्न हो जाती है, प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो जाती है। और जीवों के मध्य होने वाली पारस्परिक क्रियाओं को जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी के लिए संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है या अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये जो है यह एक दूसरे पर निर्भरता प्रदर्शित करते हैं। तो जीवों के मध्य होने वाली जो निर्भरता है, पारस्परिक क्रियाएं, ये कोई लाभ भी पहुंचाते हैं, कोई हानि भी पहुंचाते हैं। तो जो लाभदायक होते हैं वह कौन सी अंतर क्रियाएं होती है, वो धनात्मक होती है। और जो एक दूसरे को निर्भरता करते हैं लेकिन एक दूसरे को हानि पहुंचाते हैं, वह कौन सी होती है, ऋणात्मक होती है। जैसे आपने देखा सहजीवन या सहजीविता दोनों को लाभ होता है, जैसे सौपकारिता, सहभोजिता, सहयोग, ये तीनों में जब दोनों जीव होते हैं, ए जीव और बी जीव दोनों को क्या होता है, अगर आपके है ये ए और बी दोनों को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। लेकिन अगर ऐसी हो जाए कि ए और बी, एक को लाभ हो रहा है, एक को माइनस हो रहा है, एक को दोनों को हानि हो रही है, तो ऐसी कौन सी क्रिया कहलाती है, अंतर क्रिया। ये देखते हैं कौन कौन सी होती है। धनात्मक यानी कि दोनों में किसी को हानि नहीं होती, दोनों को लाभ होता है, कौन सी कहलाती है, धनात्मक। पहली अगर हम बात करें तो पहली हमारे आती है सहजीविता या सहजीवन।
पहली जो क्रिया हम देखते हैं सहजीविता या सहजीवन, इसमें दोनों को क्या होता है, एक दूसरे से लाभ होता है, यानी कि जिसमें दो या दो से अधिक जातियां एक दूसरे के साथ रहती है तथा एक की सहभागिता से जीवों को लाभ होता है, सहजीविता कहते हैं। यानी कि दोनों को लाभ हो क्या कहलाता है, सहजीविता। इसे 3 भागों में बांटा गया। पहला सहोपकारिता, इसमें दो प्रजातियों के मध्य ऐसा सहकारी स्थायी संबंध है जिसमें दोनों जातियों को लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, दोनों जातियों को लाभ हो रहा है। दोनों जातियों को लाभ हो रहा है तो इसमें देखिए दोनों जातियों का लाभ हो रहा है क्योंकि एक दूसरे से वो कार्य पर निर्भरता दर्शाती है, कि एक दूसरे से कार्य पर निर्भरता दर्शाती है, यानी कि दोनों जातियों को क्या किया जाता है, लाभ होता है। अब इसमें क्या होता है, ये 2 भागों में होती है, या तो विकल्पी हो, कोई विकल्प हो दोनों के पास, या कैसी हो, अविकल्पी हो। तो यह अविकल्पी और विकल्पी 2 प्रकार की हो सकती है। कौन, सहोपकारिता, जब दोनों प्रजाति को क्या हो, लाभ हो। जैसे अविकल्पी सहोपकारिता, इसमें दोनों जीव एक दूसरे के साथ स्थायी रूप से रहना आवश्यक होता है, क्योंकि दूसरा विकल्प ही नहीं। 2 जीव है ए और बी, ए और बी, इनके पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है, इन दोनों को एक साथ रहना ही पड़ेगा। लाभ तो पहुंचा रहे हैं लेकिन रहना जरूरी है एक साथ, क्योंकि इनके पास कोई विकल्प नहीं है। इसलिए कौन सी सहोपकारिता कहलाती है, अविकल्पी। जैसे उदाहरण दे रखा है, जैसे शैवाल और कवक, इनके मध्य कौन सा सहजीवन है, यह जो है अविकल्पी। शैवाल कवक और कवक शैवाल के साथ ही रह सकते हैं, इन दोनों के अलावा ये कहीं भी नहीं रह सकते, और इनका सहजीवन लाइकेन कहलाता है, और इनको जो है सहभागिता होती है, क्योंकि इस शैवाल को भी कवक से फायदा होता है और कवक को भी। जैसे देख लो कि इस पर सर्वोत्तम उदाहरण है लाइकेन, क्योंकि शैवाल और कवक का जो दोनों का संयोग होता है, उससे क्या मैंने अभी बोला किसका निर्माण होता है, लाइकेन। दोनों स्थायी रूप से ग्रहण करते हैं। देखो इस संबंध में दोनों जीव एक दूसरे के साथ लाभ पहुंचाते हैं, जिसमें दोनों को लाभ होता है। लाइकेन में शैवाल सहभागी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करता है। यह शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है, जो किसको प्राप्त होता है, कवक को प्राप्त होता है। और जो कवक है जल और खनिज लवणों का अवशोषण करता है और यह शैवाल को देता है। तो ये तो प्रकाश संश्लेषण देके भोजन बना रहा है, और ये कवक क्या कर रहा है, इसको आवास प्रदान करा रहा है, यानी कि जल और भोजन का निर्माण कर रहा है। तो दोनों को लाभ हो रहा है, तो ऐसा सह जो कौन सा कहलाता है, सहोपकारिता। और उदाहरण देखिए, उच्च पादप और कवकों के मध्य माइकोप्लाज्मा, उच्च पादप और कवक के मध्य जब ये दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं तो ये भी लाभ पहुंचाते हैं, और ये जो एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो कवक तो पादपों की जड़ों के अंदर रहकर पहुंच जाते हैं, कवक पादपों की जड़ों में लेकर आवास प्रदान करते हैं, और ये जो पादप कवक जो है पादपों की जड़ों की ऊपरी सतह पर ही रहता है, तो इसे बाह्य कवक मूल भी कहते हैं। और अगर हम बात करें बच्चों, बात करते हैं कवक मूल का उदाहरण देखते हैं, जैसे नियोटिया तथा मोनोट्रोपा पादपों में देखने को मिलता है। नियोटिया और मोनोट्रोपा पादपों में देखने को मिलता है कि कवक मूल के संबंध में सामान्यतः कवक ही मृदा से, इनके जो संबंध है उसमें कवक क्या करता है, मृदा से खनिज पदार्थों को सोखने का कार्य करता है। कवक क्या करता है, मृदा से खनिज पदार्थों को सोखने का कार्य करता है। और पादप कवक के लिए क्या करता है, निवास, पादप जो है वह कवक के लिए निवास और कार्बनिक भोज्य पदार्थ प्रदान करता है। यानी कि जो पादप है वह कवक के लिए तो क्या देता है, निवास देता है और भोज्य पदार्थ देता है। और जो पादपों में ये जो कवक मूल है यह पादपों के लिए मृदा से क्या निर्मित करता है, खनिज पदार्थ को ग्रहण करने का कार्य करता है। तो दोनों एक दूसरे से कार्य सहायता करते हैं। पादप को तो क्या मिल जाता है, भोज्य खनिज पदार्थ मिल जाते हैं मृदा से, और कवक को भी निवास मिल जाता है और भोज्य पदार्थ मिल जाते हैं। तीसरा उदाहरण है उच्च पादप और जीवाणुओं के मध्य। ये उच्च पादप और जीवाणु जैसे पादपों के साथ लेगुमिनेसी कुल में रहता है, राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। तो राइजोबियम जीवाणु को तो क्या मिल गया, उसको आवास मिल गया। और पादपों को वो पौधों को क्या करता है, वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रिया के द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, तो उसको भी क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरीके से आपके उच्च पादपों और जीवाणु के मध्य भी अविकल्पी चलता है। और देखते हैं उच्च पादप और चींटियों के बीच। दक्षिण अमेरिका में बबूल एवं चींटी के बीच चींटी परागिता का सहकारिता संबंध पाया जाता है। चींटियां बबूल के खोखले कांटेदार अणुपर्णों में रहती है। तो चींटियां को क्या करती है, इनका भी संबंध है, दोनों को लाभ पहुंचते हैं। जैसे शैवाल और जंतुओं के मध्य,
शैवाल जंतुओं के मध्य भी क्या पाया जाता है, शैवाल जंतुओं के मध्य भी क्या पाया जाता है, सहोपकारिता संबंध पाया जाता है, क्योंकि शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा परपोषी के लिए कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करता है, जंतुओं के लिए भोजन उपलब्ध कराता है, और जो जंतु है उसे क्या देते हैं, आवास और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक CO2 गैस प्रदान और खनिज लवण प्रदान करते हैं। तो जब तक आवश्यक खनिज प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस और खनिज लवण नहीं देंगे, तब तक वह शैवाल भोजन का निर्माण नहीं करेगा। अर्थात दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, तो वह क्रिया क्या कहलाती है, सहोपकारिता। जंतु और प्रोटोजोआ के बीच भी, जैसे दीमक और प्रोटोजोआ ट्रैकोनिम्फा है, यह भी एक सहोपकारिता संबंध दर्शाते हैं। तो यह अविकल्पी, जिनके पास कोई विकल्प न हो, दोनों को साथ ही रहना है, लेकिन विकल्पी है, दोनों के पास एक विकल्प है लेकिन फिर भी लाभ पहुंचा रहे हैं, तो वह कौन सा सहोपकारिता कहलाती है, विकल्पी सहोपकार। मध्य घनिष्ठ संबंध होता है, परंतु दोनों जीवों के स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने में सक्षम होते हैं, यानी कि दोनों निर्भर भी रहते हैं, एक दूसरे से दूर भी जा सकते हैं, लेकिन विकल्प भी है, लेकिन फिर भी एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, विकल्पी सहोपकारिता कहलाती है। जैसे कि जंतुओं द्वारा परागण, जंतुओं के द्वारा जो परागण है, जैसे पुष्पों में एक जूफिली, जंतुओं द्वारा परागण जो पुष्पों में होता है उसको जूफिली कहते हैं। परागण के जंतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि मधुमक्खी है, कहीं भी पुष्प पे परागण करके जाती है और पुष्प के द्वारा वो परागण करके लाके वह किसी अन्य पुष्प पे डाल देती है नर परागकणों को, तो वहां परागण क्रिया हो जाती है। तो यह एक दूसरे पुष्प को लाभ हो रहा है और उसकी जगह उसको मकरंद प्राप्त हो रहा है, तो उसको भी प्राप्त हो रहा है, लेकिन विकल्पी है, तो यह भी एक उदाहरण है। तो यह हमने देखा ततैया, पुष्प, परागण, ये सारे उसी के उदाहरण है। दूसरा आता है आपके जंतुओं द्वारा फल और बीजों का प्रकीर्णन। पादपों के फल खाने के पश्चात पक्षी पक्षु अन्य बीजों को मल उत्सर्जन के साथ अनजाने में किसी दूसरे स्थान पर खोज देते हैं। आवर्त बीजी पादप को स्थान तरीका निर्भर करता है। जैसे किसी ने भोजन किया जंतु ने, वह किसी अन्य स्थान पर जाएगा, वह मल त्यागेगा और मल के द्वारा वो बीज वहां निष्कासित हो गया, तो वहां पर भी नए पादप का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो फल और बीजों का प्रकीर्णन में भी क्या होता है, जंतु सहायता करते हैं और जंतुओं को भी फल और ये प्राप्त होता है। तो यह भी एक प्रकार से प्रॉफिट वाला है। पादप जंतुओं को क्या देखो फल प्रदान करते हैं, बल्कि जंतु बीजों का प्रकीर्णन कर देते हैं। तो विकल्प है परंतु फिर भी लाभ है। तो यह पहला लाभ कौन सा पढ़ा आपने, सहोपकारिता, जो विकल्पी और अविकल्पी प्रकार का होता है। दूसरी बात करें हम सहभोजिता, यह एक उसी का रूप है, धनात्मक है, लेकिन जो ऐसी क्रिया है कि एक प्रजाति को तो लाभ होता है जबकि दूसरी प्रजाति को तो न लाभ हो रहा न हानि हो रही। क्या हो रहा है, न लाभ हो रहा न हानि हो रही, यानी कि एक तो पॉजिटिव है एक शून्य है। तो यह भी एक प्रकार का लाभ ही है, यानी कि हानि किसी को नहीं हो रही है, रे साथ रहे हैं लेकिन हानि किसी को नहीं हो रही है। तो ऐसी भोजिता कौन सी कहलाती है, सहभोजिता। दोनों को लाभ भी हो सकता है, अभी थोड़ी देर पहले देखी सहोपकारिता, दोनों को लाभ, एक को लाभ एक को कुछ भी नहीं हो तो भी सहोपकारिता कहलाती है। तो अतः कोई लाभ नहीं होता ना ही कोई किसी प्रकार की हानि, तो ये सहभोजिता कहलाती है। जैसे आधार पर दो भागों पे बांटी गई, एक होता है सतत संपर्क में साथ सहभोजिका, इसमें दो जीव के मध्य स्थायी रूप से संपर्क होता है। जैसे कि अधिपादप, उदाहरण है सबसे पहला अधिपादप। पादप जगत में अधिपादप वह है जो स्वपोषी होते हैं परंतु दूसरे पादप पर उगते हैं। स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन बना रहे हैं, तो लेकिन उगते किस पर है, दूसरे पादप पर। तो अपना भोजन बना रहे हैं तो उसको तो लाभ हो रहा है। देखो जैसे आर्किड इसका उदाहरण सबसे अच्छा है। अधिपादप में स्थायी परजीवी है, दूसरे पादपों पर उगते हैं परंतु अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अतः उस पादप को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा रहे, उग रहे हैं बस, पर भोजन तो अपना स्वयं खुद ही बना रहे हैं ना, वो उस पर निर्भर थोड़ी है। तो आर्किड को उसको जो दूसरे पादप पे परजीवी पादप पे है उस पर उसको कोई हानि नहीं पहुंच रही और ये अपना भोजन स्वयं बना रहे। तो भोजन बनाने के कारण उसको क्या हो रहा है, वो लाभ हो रहा है और उसको दूसरे वाले को हानि न कुछ लाभ हो रहा है। तो इस प्रकार का जो है यह भी कौन सा कहलाता है, सहभोजिता कहलाता है। नेक्स्ट आती है चूषक मछली। चूषक मछली भी क्या होती है, मछली को अपने पृष्ठ या पंख की मदद से पकड़े रहती है। जो चूषक मछली होती है यह शार्क मछली पे पाई जाती है और उसको लेकर बैठी रहती है। तो इस दूर दूर तक जल में भ्रमण भी करते रहते हैं, शरीर से पृथक होकर उसके मुंह से गिरने वाले भोजन को ग्रहण कर लेती है। जो शार्क मछली भोजन करती है उसके मुंह से कोई अपशिष्ट गिर गया तो वो दूसरी चूषक मछली उसको खा लेती है। तो इससे शार्क मछली को क्या हानि हो रही है, वो तो अपशिष्ट हो गया, वैसे भी जा रहा है। तो शार्क मछली को तो कोई हानि नहीं हो रही, लेकिन चूषक मछली को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है क्योंकि उसको भोजन मिल रहा है। तो इस तरीके की भी क्या कहलाता है, सहभोजिता कहलाती है। जैसे नेक्स्ट उदाहरण आता है समुद्री एनीमोन और क्लाउड मछली, यह भी एक तरीके से सहभोजिता है। क्लाउन मछली
और ये जो समुद्री एनीमोन है दंश स्पर्शों के बीच रहती है। इस कारण क्लाउन मछली को न केवल परभक्षियों से सुरक्षा मिलती है अपितु भोजन के लिए भूगोलीय भ्रमणशीलता भी उपलब्ध हो जाती है। जब समुद्री एनीमोन पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। क्लाउन मछली जो है एनीमोन के अंदर, देखो क्लाउन मछली एनीमोन के दंश स्पर्श, जो दंश कोशिकाएं होती है वहां के मध्य पाई जाती है, जिससे क्लाउन मछली को क्या मिलता है, परभक्षियों कोई दूसरों से क्या मिलती है, सुरक्षा, क्योंकि दंश कोशिकाएं वहां, ताकि कोई दूसरा जीव उसको खा नहीं सके दंश कोशिका की वजह से, तो इसको तो उसको सुरक्षा मिल गई, तो उसको तो लाभ हो गया। लेकिन एनीमोन को क्या मिल रहा है, ना उससे लाभ हो रहा है, और रह भी रही है तो उसको क्या हानि हो रही है, ना उसको हानि हो रही है। तो एक जीव को लाभ हो, एक जीव को कुछ भी ना हो, तो ऐसी आद क्या कहलाती है, सहभोजिता। अंतः सहभोजी जीवाणु, इसमें भी वही है कि ये जो होता है जीवाणु सहभोजी आंत में पाए जाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन वहां पर आवास मिल रहा है, लेकिन इससे कोई पोषक पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो जैसे हमारी आंत में ई कोलाई जीवाणु पाया जाता है, एस्चेरिशिया कोलाई जीवाणु पाया, हमारे अंदर कोई मतलब नहीं है, उसको आवास मिल रहा है। तो सहभोजिता का मतलब एक को प्रॉफिट मिले, एक को कुछ भी नहीं मिले, तो वह कहलाती है सहभोजिता। वो सतत थी। अब कोई होता है असतत, कोई नॉर्मल रूप से केवल अस्थायी रूप से संपर्क में आते हैं, कंटिन्यू संपर्क में नहीं रहते, अस्थायी रूप से संपर्क में आते हैं, तो वह कौन सा कहलाता है, वह कहलाता है असतत। जैसे कंठे लता है, ये काष्ठीय लता है जो प्रकाश की खोज में बड़े वृक्षों का सहारा लेकर ऊपर उड़ती है, थोड़ी देर के लिए उड़ती है, और जब चढ़ते समय उसे किसी प्रकार के पोषण ग्रहण नहीं करती, वो उनसे कुछ यूज भी नहीं करती, तो बड़े वृक्ष को कोई फायदा या नुकसान भी नहीं होता है, वो बस सहारा ले रही है और मान ली। नेक्स्ट है पायलट मछली। यह मछली शार्क के नीचे क्या होती है, तैरती रहती है। शार्क मछली के प्रवाह के सापेक्ष परंतु उसके किसी प्रकार का संबंध स्थापित नहीं होता है, उसके प्रवाह के नीचे उसके नीचे तैरती रहती है, लेकिन उनमें कोई संपर्क नहीं होता है। पायलट मछली को तो बस यह है, शार्क मछली से क्या प्राप्त हो रही है, नीचे तैर रही है तो सुरक्षा प्राप्त हो रही है, जबकि शार्क को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट आद्य सहयोग। इस प्रकार का जो पारिस्थितिक संबंध जिसमें दोनों जीव साथ रहना बाध्य नहीं है, लेकिन जब इच्छा पड़े जब वो साथ भी रह सकते हैं, जब इच्छा नहीं पड़े वो अलग अलग भी रह सकते हैं, तो एक दूसरे के बगैर भी जीवन व्यापन कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सा कहलाता है, आद्य सहयोग। ये भी आपके किसी उदाहरण है, जैसे मूल परिवेशी सूक्ष्म वानस्पति जवक, जैसे कवक और जीवाणु उच्च पादपों की जड़ों के समीप वृद्धि करते हैं, अतः मूल परिवेशी सूक्ष्म वनस्पति का निर्माण करते हैं। उच्च पादपों की जड़ों और सूक्ष्म जीवाणु ये कार्बनिक और कार्बनिक का पदार्थों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, अतः मृदा की उपस्थिति में कार्बनिक फास्फेट को भी अकार्बनिक फास्फेट में बदल दिया जाता है, और अवशोषण से पादप आसानी से कर लेते हैं। अकार्बनिक पदार्थ में बदला तो अवशोषण आसानी से कर लेंगे, कौन, पादप, और इस प्रकार के संबंध में सूक्ष्म जीवों को उच्च और पादप दोनों को क्या हो गया, लाभ भी मिल गया है एक तरीके से। तो सूक्ष्म जीवों और उच्च पादपों को क्या हो जाता है, लाभ भी हो जाता है। तो यह मूल प्रवेशी वनस्पति। जैसे नेक्स्ट बात करते हैं हर्मिट केकड़ा व समुद्री एनीमोन। समुद्री एनीमोन हर्मिट केकड़े के खोल पर चिपक जाता है। जो समुद्री एनीमोन है यह हर्मिट केकड़े के खोल पर चिपक जाता है, और पूरे समुद्री, जिसी कारण वह भौगोलिक भ्रमणशीलता उपलब्ध हो जाती है, किसको, समुद्री एनीमोन को, और अधिक भोजन उपलब्ध हो जाता है, उसको क्या प्राप्त हो जाता है, भोजन भी अधिक उपलब्ध हो जाता है। बदले में समुद्री एनीमोन अपने दंश कोशिकाओं के द्वारा क्या करता है, हर्मिट केकड़े की सुरक्षा करता है। तो जो एनीमोन है उसकी अपनी दंश कोशिकाओं के द्वारा क्या करता है, इस केकड़े की सुरक्षा करता है। नेक्स्ट है ऑक्सपेकर। ऑक्सपेकर क्या होता है, लाल चोंच वाला ऑक्सपेकर पक्षी राइनोसिरोस गाय, भैंस और अन्य मवेशियों की पीठ पर बैठकर उनकी त्वचा पर उपस्थित बाह्य परजीवों को खाते हैं। ऑक्सपेकर क्या होता है, गाय पशु पक्षी इनके ऊपर बैठकर क्या करते हैं, अन्य परजीवों को खाते हैं। इस प्रकार पक्षियों को क्या मिल गया, भोजन भी मिल गया, जबकि मवेशियों को बाह्य परजीवी से क्या मिल गया, छुटकारा मिल गया। तो इस तरीके से ये जितने भी हमने पढ़े, यह कौन से पढ़े, ये आपके पढ़े आपके आराम से धनात्मक परजीवी। तो धनात्मक परजीवी देखिए, हमने ये सारे धनात्मक परजीवी पढ़े हैं। आपको मैं बताता हूँ एक बार वापस डायग्राम पे ले जाकर, ये देखिए। तो सहयोगिता पढ़ ली, दोनों को लाभ, सहभोजिता पढ़ ली, और आद्य सहयोग भी पढ़ लिया हमने, जो जरूरी नहीं है, निर्भर रहे, साथ रहे, और इच्छा हो तो दूर भी रह गए। अब हमारी बात कौन सी चलेगी, ऋणात्मक अंतःक्रिया। तो ऋणात्मक अंतःक्रिया में क्या होता है, इनमें एक दूसरे को हानि होती है, अर्थात एक दूसरे को क्या पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। कोई
एक को लाभ और एक को हानि होती है। इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया। तो रहने वाले प्रजातियों के जीव को एक अपने लाभ के लिए दूसरे जीव के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं, अतः एक जीव को लाभ और दूसरे जीव को क्या हो जाती है? हानि हो जाती है। अतः ऐसी क्रिया कैसे कहलाती है? ऋणात्मक अंतर क्रिया कहलाती है। यह किस किस के कारण होती है? प्रतिस्पर्धा करने के कारण भी हो सकती है, प्रतियोगिता के कारण भी हो सकती है। इसलिए ये दो भागों में बांटी गई। एक ही अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा, यानी कि एक ही जाति की दो समूहों के मध्य किसी भी कारक के कारण होने वाली स्पर्धा क्या कहलाती है? यह आपके एक ही प्रजाति के विभिन्न जीवों की आवश्यकता है, जैसे भोजन, प्रकाश, आवास, जल आदि के कारण जो एक ही जाति के सदस्यों में प्रतिस्पर्धा होती है वह अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा कहलाती है। और संसाधन क्योंकि सबसे कोई ना कोई अपने संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहते हैं, और संसाधन कैसे होते हैं? सीमित मात्रा में होते हैं, अतः यह भी इनके लिए घातक होती है। पारित तंत्र में परिपक्षी दो प्रकार का कार्य करते हैं, एक तो ऊर्जा स्थानांतरण का करते हैं और एक समष्टि का कार्य करते हैं। तो जैसे 1920 में आलम में लाए गए नागफनी की समष्टि में तेजी से बढ़ी और खाने वाले एक मौत ने भी उसे नियंत्रित कर लिया गया। तो जैसे परपक्षी ऊर्जा स्थानांतरण भी हुआ और इससे समष्टि का नियंत्रण भी हो गया। नेक्स्ट है जैव नियंत्रण विधियां। यह परभक्षी की समष्टि के नियमन की योग्यता पर आधारित है कि परभक्षी का जो समूह में नियमन कर रहा है वो उसको खाकर कंट्रोल रख रहा है, क्योंकि जैसे जलकुंभी है, अगर उसको नष्ट नहीं किया जाएगा तो बहुत सारी बढ़ जाएगी। तो उसका जो कंट्रोलन है वही क्या कहलाता है? जैव नियंत्रण की विधियां है। जैसे प्रशांत तट की चट्टानी अंतरजातीय समुदाय में पाइसेटर तारामीन एक महत्वपूर्ण परभक्षी है। जब प्रयोग से यह तारामीन वहां से हटा ली गई तब एक वर्ष में अंतरजातीय संवर्धन के कारण अकशेरुकों की 10 से अधिक जातियां विलुप्त हो गई। यह तो हो गई अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट होती है अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा की समुदाय में जाति के घनत्व के कारण उत्पन्न होती है। जैसे कि वर्ष के सभी बीज अंकुरित हो तो अनेक पादप अनेक प्रारंभिक काल में नष्ट हो जाएंगे और अन्य पादप प्रकार भोजन, तल, खनिज लवणों के लिए संघर्ष होता है। यही कारण है कि अनेक फसलों में अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा किसान दूर दूर तक बोता है। तो आंतरिक प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए पादपों को अनेक अनुकूलन अपनाने हैं जिससे आवाज दूर चले जाए, और जंतुओं में भी यानी कि भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा होती है तो यह कहलाती है अंतरजातीय। एक ही जाति के सदस्यों के मध्य हो तो वह कहलाती है अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा। और जो दूसरी प्रतिस्पर्धा होती है दो जातियों के मध्य होती है वह कहलाती है अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा। इसमें एक जाति अधिक सफल होती है जबकि दूसरी जाति को क्या हो जाता है? नुकसान हो जाता है। हर चीज के लिए होता है, वे एक सफल हो जाएगी और दूसरी की क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। तो जिसको नुकसान होता है उसकी दूसरी जाति की तुलना में उसका घनत्व भी क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। जैसे कृषि के अंतर्गत खेत में खरपतवार, खनिज आदि के लिए फसली पादपों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, और खरपतवार बढ़ गया तो फसलों की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है, उत्पादन में कमी आती है। तो यह कैसी कहलाती है? यह कहलाती है आपके अंतरजातीय। कुल मिलाकर दो भिन्न जातियों के मध्य अगर प्रतिस्पर्धा हो तो वह कहलाती है अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा। जो कई प्रकार के देखते हैं, जैसे कि गैलोपेगोस द्वीप के बकरियां लाए जाने के बाद एबिंगडन कछुए के कुछ दशक में ही विलुप्त हो गए। तो यह क्यों हो गए? क्योंकि बकरियों के अधिक चारण की क्षमता था, ये ज्यादा खाते थे तो इनकी संसाधन का ज्यादा यूज कर लिया, वहां भोजन कम मिला तो धीरे धीरे क्या हो गए? विलुप्त हो गए। तो एबिंगडन जो कछुए हैं यह विलुप्त होने का कारण क्या था? बकरियां। तो जो ज्यादा जीवित है वह एक को लाभ हो गया, एक को हानि हो गई। कई सारे हैं, यह उदाहरण है। जैसे कि आपको देख रखा है स्कॉटलैंड के चट्टानों में समुद्री तटों पर बड़े और स्पर्धी रूप से बढ़ने का बेलेगोसी के अंतर्ज्वारीय क्षेत्र में प्रमुखता है, और इससे छोटे बढ़ने का छोटे मेलस को उस क्षेत्र से निकाल दिया गया। मतलब बड़े वालों ने छोटे को वहां से निष्कासित कर दिया। तो यह अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा का एक और अन्य उदाहरण है प्रतिजीविता। इस प्रकार की स्पर्धा में एक जाति को हानि और दूसरी जाति को न तो हानि न लाभ होता है, यानी कि न लाभ न हानि, लेकिन एक जाति को क्या हो रही है? पूर्ण रूप से हानि होती है। जैसे क्लोरेला वेल्गुलेस है, ये वुल्गेरिस नामक हरा शैवाल है जो क्लोरेलिन नामक रसायन का स्रवण करता है। कौन से रसायन का? क्लोरेलिन। और यह क्लोरेलिन दूसरे अनेक शैवालों के लिए क्या करता है? विषैला। अब ये क्लोरेला जो शैवाल है यह क्या करता है? क्लोरेलिन हार्मोन का रसायन का निस्त्रवण करता है जो दूसरे शैवालों के लिए क्या होता है? विषैला। परंतु क्लोरेला को इससे कोई भी लाभ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन दूसरे को तो क्या हो रहा है? हानि हो रही है। तो इस तरीके की जीविता क्या कहलाती है? प्रतिजीविता। दूसरा आता है परभक्षण।
परभक्षण का मतलब है ऐसी ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जीवधारी को परभक्षी कहते हैं, जो भक्षण करता है उसको परभक्षी, और दूसरे जीवधारी को भक्ष्य कहते हैं जिसका क्या किया जाता है, भक्ष्य किया जाता है, खाया जाता है। सभी मांसाहारी जीव परभक्षी, जो खाते हैं वह परभक्षी, और जिसे खाया जाता है वह क्या कहलाता है, भक्षी कहलाता है। केवल 25% ही पादप भक्षी होते हैं, बाकी जंतु परभक्षण होते हैं। भक्ष्य के ग्रहण करने की विधि के आधार पर परभक्षियों को कितने प्रकार में बांटा जा सकता है, शाकाहारी, मांसाहारी, जो केवल पादप पेड़ पौधों को खाते हैं वह शाकाहारी, जो मांस जीवों को खाते हैं वह मांसाहारी, और जो दोनों को खाते हैं जैसे कि आपके जीवों में दे रखा है, जैसे अधिक से अधिक ऊर्जा प्राप्ति हो, आसान उपलब्ध हो सके, ऐसे विपरीत प्रकार के खतरा कम हो, इस कारण भक्ष्य हमेशा छिपकर रहता है, परभक्षी के बेर में जीवन यापन करता है। यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है यह किसको खाएगा, यह फसल या घास को खाएगा, या किसको खाएगा, घास को खाएगा। यह आपके होता है उत्पादक, क्या होता है, यह उत्पादक। जब यह इसको खाता है तो यह तो प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी हो गया, यह इसको खाता है तो यह आपके द्वितीयक उपभोक्ता हो गया मांसाहारी, क्योंकि इसको यह ग्रहण करता है। इसके बाद ये इसको खाता है तो यह तृतीयक उपभोक्ता हो गया, और इसको यह खा लेता है तो यह शीर्ष उपभोक्ता हो गया। तो इससे एक श्रृंखला बन जाती है, और यही इस तरीके से पारितंत्र में बना रहता है। परिभक्षण के, परभक्षी और भक्ष्य के अंतर्गत क्या अंतर संबंध होता है, यानी कि परभक्षी के और अंतर संबंध क्या संबंध है, कि जो खाने वाला और खाए जाने वाले के मध्य क्या संबंध होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो शिकारी और शिकार के मध्य एक निश्चित प्रकार के होते हैं। यह जनन क्षमता, आकार, भक्षण की बारंबारता, रुचियों पर भी निर्भर करते हैं। परभक्षी एकहारी, अल्पभक्षी और विविध भक्षी प्रकार का हो सकता है। एकहारी भी हो सकता है, द्विवारी भी हो सकता है, कम खाने वाला भी हो सकता है, और कई भक्षी करने वाला भी हो सकता है। भक्ष्य को खाकर अपनी संख्या को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। जैसे कीट अगर नष्ट हो गए तो वो किसकी वृद्धि हो जाएगी, घास की हो जाएगी। मेंढक नष्ट हो गए तो फिर कीटों की वृद्धि हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाएगा। एक संख्या में वृद्धि ज्यादा, एक संख्या में वृद्धि कम हो जाएगी। तो परभक्षी एक विवेकपूर्ण प्राणी होता है, क्योंकि कुशल परभक्षी भक्ष्य को अत्यधिक दोहन करेगा तो भी धीरे धीरे शिकार पूरी तरह विलुप्त हो जाएगा और आहार में कमी आ जाएगी। ज्यादा खा लेगा, ज्यादा शिकार करेगा तो आहार में कमी आएगी और धीरे धीरे परभक्षी ही खुद ही समाप्त हो जाएगा। तो इन दोनों में आपस में इस तरीके से व्यवहार होता है कि दोनों का असंतुलन बना रहता है। इसके आकार और प्रभाव की बात करें तो आकार जो है परभक्षण में एक महत्वपूर्ण कारक है। जब परभक्षी का आकार भक्ष्य शिकारी से अधिक बड़ा हो जाए, यानी कि जिसका भक्षण कर रहे हैं उससे बड़ा हो जाए, तो वह एक बार में ही भक्ष्य को पकड़ लिए जाते हैं तथा सतह भक्षी, परंतु जब परभक्षी अपने लक्ष्य से थोड़े बड़े होते हैं तो वह एक बार से अधिक ही शिकार पकड़ते हैं, यानी कि वह एक बार ही शिकार कर पाते हैं। अगर बड़े हों तो आसानी से कई बार शिकार कर लेते हैं, लेकिन थोड़े से ही बड़े हों तो वह केवल एक बार ही शिकार करते हैं। रक्षात्मक उपाय क्या क्या करते हैं भक्षी अपने परभक्षी से बचने के लिए, कि मेरा शिकार होने से बच जाए? तो ये क्या करते हैं, जैसे कि आपने देखा कि कीट और मेंढक की अनेक प्रजातियां अपने परिवेश के अनुसार परिवर्तित होती रहती है, जिसे छद्मावरण कहते हैं। इसमें कारण शिकारी इन्हें आसानी से पहचान नहीं पाते। कीट और मेंढक की क्या करती रहती है, हर बार अलग अलग तरीके से क्या होता रहता है, अपने आप में परिवर्तन करता है, जिससे शिकारी उसको आसानी से पहचान नहीं पाता। और जैसे कि आप जानते हैं वो पत्ती के हरे रंग जैसा बना जाता है, कभी क्या हो जाते हैं कीट, है ना, ग्रासोपर है, जैसे वो हरी पत्ती जैसा हो जाता है, तो कीट उसे पहचान नहीं पाते। तो कुछ बच्चे शिकारी बचने के लिए अपने अंदर जहर का विकास भी करते हैं, है ना, तो परभक्षी उन्हें ग्रहण नहीं कर पाते क्योंकि जब वह विषैला हो जाता है, तो इस तरीके से भी वो बच सकते हैं। कुछ परभक्षी स्तनधारी झुंड में रहते हैं, सुरक्षा करते हैं। कुछ पादप स्वयं को शाकाहारी जंतु बचाने के लिए कांटों में परिवर्तित हो जाते हैं। कुछ पादप पत्तियों पर सघन रोम बना लेते हैं, जिससे वो शिकारी उन्हें खा नहीं सकते, देख नहीं सकते। आंकड़े द्वारा अत्यधिक विषय हृदयावली ग्लाइकोसाइड पदार्थ उत्पन्न किया जाता है, जिसे कोई भी जानवर नहीं खाता है। तो यह परभक्षी से बचने का क्या है, एक कारण है। नेक्स्ट आता है परभक्षण का महत्व क्या है, तो ऊर्जा का प्रवाह होता है। एक स्थान से दूसरे, एक जीव से दूसरी ऊर्जा में क्या चलता है, ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिससे क्या बनी रहती है, पारितंत्र संतुलित बना रहता है। कभी कभी परभक्षी की अनुपस्थिति में भक्ष्य की समष्टि का घनत्व अत्यधिक बढ़ जाता है और अस्थिरता क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में वनस्पतियों का भक्षण करके आवास को बंजर बनाया जा सकता है। यानी कि हमें पारिस्थितिकी संतुलन लेने के लिए परभक्षी और भक्ष्य दोनों का स्थिरता या संतुलित बना रहना आवश्यक होता है। अनेक परभक्षियों का उपयोग पीड़कों के जीव नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। तो अनेक परभक्षियों का नियंत्रण जीव नियंत्रण के लिए किया जाता है।
परभक्षण की प्रक्रिया द्वारा परभक्षी और भक्ष्य जाति बची स्पर्धा को कम करने के लिए किया जाता है, जैव विविधता बनाए रखने के लिए किया जाता है। परभक्षी ऐसे भक्ष्य को पकड़ता है जो आलसी या कम श्रमशील ये भक्ष्य भगाने असमर्थ हो, यानी कि जो आलसी हो, किसी काम का नहीं हो और कोई जैविक क्रिया में सहायक नहीं हो, तो ऐसे ही क्रिया को वो परभक्षी ग्रहण करता है। इस प्रकार केवल वही भक्ष्य बचते हैं जो आनुवांशिक रूप से विभिन्नता वाले होते हैं, अर्थात जो उद्भिद विकास में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। जो किसमें सहायक होते हैं, उद्भिद विकास में सहायक होते हैं। तो उस तरीके से होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रतिजीविता या एलिलोपैथी। कभी कभी जीवधारियों की जटिल उपापचय क्रियाओं के द्वारा कुछ पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो जीवधारियों के लिए पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से रोक देते हैं। इस प्रक्रिया को विरोधी या प्रतिजीविता कहते हैं। कोई पदार्थ ऐसे होते हैं जो दूसरों की वृद्धि को क्या कर देते हैं, पूर्ण रूप से रोक देते हैं। तो ऐसे पदार्थ आपके क्या कहलाते हैं, यह कहलाते हैं आपके प्रक्रिया को, इसी प्रक्रिया को विरोधी या प्रतिरोधकता कहते हैं। जैसे कि पेनिसिलियम, क्लेडोस्पोरियम, पेनिसिलियम, क्लोडोस्पोरियम या फिर स्ट्रेप्टोमाइसीज ऐसे सूक्ष्म जीव है जो अपनी उपापचय क्रियाओं के कारण ऐसे पदार्थ द्वारा ऐसे वातावरण में स्थापित करते हैं जो कि वहां उगने वाले जीवाणु और कवकों के लिए क्या होते हैं, घातक होते हैं। अतः पेनिसिलियम का हम यूज किसमें करते हैं, प्रतिजैविक के लिए भी करते हैं। ऐसे कुछ सूक्ष्म जीवों का संक्रमण अंदर कुछ ऐसे रसायन उत्पन्न करते हैं जो सूक्ष्म जीवों के पादपों में अंदर वृद्धि को रोक देते हैं। अखरोट पेड़ के निकट यदि टमाटर या अल्फा उगाए जाए तो म्लान होकर क्या हो जाएंगे, अखरोट वो जो पेड़ है नष्ट हो जाएंगे। ऐसे आता है परजीविता। परजीविता का विषम पोषी जीव होते हैं जो परपोषी के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जिस पे रहते हैं उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः ऐसे परजीवी जो निश्चित जाति के जीव से ही पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें अविकल्पी परजीवी, और जो कहीं से दूसरी जातियों के भोजन प्राप्त कर लेते हैं उन्हें विकल्पी परजीवी कहते हैं। इनमें कई अनुकूलन पाए जाते हैं। जैसे परजीवी जो होते हैं अवायवीय श्वसन पाया जाता है क्योंकि त्वचा से करते हैं, जिसके कारण पोषक में आंतरांगों में आसानी से रह पाते हैं। आवश्यक अंगों का अभाव होता है, जैसे कि अमरबेल, पत्तियां व खटमल में पंखों का अभाव होता है जिससे आसानी से रह सकते हैं। पोषक से चिपकने के लिए इनमें विशेष प्रकार के चूषक पाए जाते हैं। परजीवियों के द्वारा बनाया हुआ भोजन उपयोग में लेते हैं। इनका जीवन चक्र प्राय जटिल होता है, अतः आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। एक या दो मध्य पोषक स्तर सम्मिलित होते हैं। जैसे लिवर फ्लूक का एक परजीवी होता है, 2 जीवन चक्र चलते हैं। यह दोनों घोंघा में और मछली में दोनों पर निर्भर रहता है ये, तो इसके कई मध्यस्थ होते हैं। तो इस तरीके से यह क्या करते हैं, अत्यंत कमी हो जाती है, इससे परपोषी विभिन्न परिवर्तनों कमी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट आगे बात करें, 2 भागों में बांटा। एक होता है आंशिक परजीवी। आंशिक परजीवी वे परजीवी जो अपने परपोषी आंशिक रूप से निर्भर रहते हैं, अतः जीवन चक्र का कुछ ही भाग उपयोग में लेते हैं, पूर्ण रूप से उससे निर्भरता नहीं करते, आंशिक परजीवी कहलाते हैं। जैसे ग्लोकिडम कंटकों की सहायता से मछली पर चिपक जाता है और त्वचा से पोषण प्राप्त करता है। एक होता है स्थायी रूप से परजीवी जो पर्टिकुलर उसी से पूर्ण रूप से क्या होता है, उस पर डिपेंड होता है, और अगर पादप में यह क्रिया हो तो वह पादप परजीवी, और जंतुओं में हो तो वह जंतु परजीवी कहलाते हैं। अंत परजीवी अगर परपोषी के शरीर के अंदर क्रिया हो, जैसे लिवर फ्लूक है, गोलकृमि है, फीताकृमि है, ये सब कैसे हैं, अंतः परजीवी। और यदि बाहरी सतह से चिपक कर वो भोजन पोषण प्राप्त करे तो वह कहलाते हैं बाह्य परजीवी। पादप परजीवियों को भी निम्न प्रकार है, पूर्ण स्तंभ परजीवी जैसे अमरबेल, ये दोनों है। आंशिक स्तंभ परजीवी जैसे मिसल्ट और विक्सम है। पूर्ण मूल परजीवी जैसे रेफ्लिशिया है, और आंशिक मूल परजीवी जैसे कि चंदन है। तो इस प्रकार के हम देखते हैं कि कई परजीवी एक दूसरे पर निर्भरता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे क्लास हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे।